वेलकम बच्चों लोग। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है उस चैप्टर के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं जिसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और आप देखेंगे इसमें से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बोलते हैं। और इसमें जो भी प्रश्न है इसको खूब बढ़िया से देखिएगा, याद कीजिएगा, पढ़िएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, बार बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। अरे इस वीडियो में क्या है यार, आराम से चलते फिरते आते जाते कान में लगाए रखो, सुनते रहो, बस हो गई तैयारी तुम्हारी। टेंशन क्यों लेता है भाई तुम लोग। तो चलो शुरू करते हैं। राम का नाम लेकर। देखो मैंने लिखा यहाँ पे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज एमसीक्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो। इसमें सिर्फ 40 क्वेश्चन दिए हैं हमने, और इस 40 में से मेरा मतलब गारंटी है इसमें से क्वेश्चन आएंगे, इसी में से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर के अंदर। पहला प्रश्न देखो, कहते हैं बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट गिवन इन शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 3 पार्ट 1। याद रखना, ये बात क्या है, याद रखने वाली है, याद रखना मित्रों इसको। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट सजेस्टेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। द फॉर्मेट शुड बी इन वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ओ हेलो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल। ऑल आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, एक्सेप्ट दिस फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी विच एसेट शुड बी शोन? फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट ऑफ कंपनी में पहले कौन सा एसेट दिखाना चाहिए? नॉन करेंट, करेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, कौन सा दिखाना चाहिए? चौथे का उत्तर ए। अंडर विच हेडिंग द आइटम बिल्स डिस्काउंटेड बट नॉट येट मेच्योर्ड। बिल डिस्काउंट किया लेकिन अभी मेच्योर नहीं हुआ है, किस हेड के अंदर ये दिखाएंगे? तो सर ना करंट है, ना करंट लायबिलिटी है, ना डेफर्ड एक्सपेंडिचर, दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी, क्योंकि डिपेंडेंट है, नॉट येट मैच्योर्ड। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग डेटा दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस अबाउट, किस चीज के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है समराइज्ड स्टेटमेंट होता है, और एक किस चीज के बारे में जो है डेटा प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ध्यान से देखो, while preparing the balance sheet of a company 12% डिवेंचर is shown under which subhead? 12% डिवेंचर। सातवां प्रश्न, इसका उत्तर होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आप लोगों को तो पहले से मालूम है। अंडर विच हेड कॉल्स इन अरियर्स अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी? कहां दिखेगा कॉल्स इन अरियर? किसमें दिखेगा? 8वें प्रश्न का उत्तर ढूंढो। तो शेयर होल्डर्स फंड एज अ डिडक्शन। याद नहीं है बैलेंस शीट का फॉर्मेट? क्या याद करो। अंडर विच सब हेड कॉस्ट इन एडवांस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? भाई ये तो तुम्हारा एक तरीके से लायबिलिटी हो गया ना, कॉस्ट इन एडवांस। तो बी में आ जाओ, अदर करेंट लायबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट? तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी है, क्योंकि पैसे लिए हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है, आपको पैसे आए हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे प्रीमियम, ये भी फाइनेंस कॉस्ट है। लेकिन बैंक चार्जेस जो रेगुलर ट्रांजैक्शन हैं उसमें बैंक आपसे चार्जेस लेता है। बैंक चार्जेस क्या है? जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जो रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं बैंक के थ्रू, उस पर बैंक आपसे कुछ पैसे लेती है, बैंक चार्जेस हो गया। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड इन फॉर्मेट। 11वें प्रश्न का उत्तर ढूंढो। शेड्यूल 3 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है? बैलेंस शीट। पार्ट 2 में क्या है? गुडविल अपीयर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। कहां पर दिखेगा गुडविल भैया? इंटेंजिबल एसेट है। कहां पे दिखेगा? 12वां कहां दिखेगा? इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, ये तो साफ पता चलता है। अंडर विच सब हेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट अपीयर्स इन कंपनीज बैलेंस शीट? 13वां प्रश्न का उत्तर ढूंढो। इट इज शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐड करते हो ना। अंडर विच सब हेड अनपेड डिविडेंड अपीयर्स इन कंपनी बैलेंस शीट? जो डिविडेंड तुमने पे नहीं करा तो ये आ जाता अदर करेंट लायबिलिटीज में, जिसको तुमने पे नहीं करा अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेड करेंट लायबिलिटीज में से कौन सा
करंट लायबिलिटी में शो नहीं करते। 15वें प्रश्न का उत्तर ढूंढो बच्चों। इट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के हेड में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को आप नहीं लिखते। अंडर विच हेड सब हेड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अपीयर्स इन कंपनी बैलेंस शीट? शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस कहां पे लिखते हो? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। भैया यहां पर ब्रेकअप भी है, 16वें में ब्रेकअप भी है, इसलिए ब्रेकअप को ध्यान में रखते हुए रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड हो गया ना, उसके नीचे शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर वारंट सब हेड। 16वां का उत्तर। 17 प्रीपेड एक्सपेंसेस अपीयर इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होता है वो तुम्हारा एसेट होता है, ठीक है, तो ये हो गया अदर करेंट एसेट्स। 18वां देखो, 18वां में फिलअप करना है, भरना है खाली जगह को। अपीयर इन अ कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो कौन सा शॉर्ट टर्म प्रोविजन? 18वें प्रश्न का उत्तर ढूंढो। दिस कम्स प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अपीयर्स इन अ कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अच्छा, ऐसे ही तुम 19वां प्रश्न देखोगे। अंडर विच सब हेड, 19वें प्रश्न को देखो। अंडर विच सब हेड बैंक अपीयर्स इन, अरे यार क्या बात कर दी तूने, कैश इक्विवेलेंट में बैंक अपीयर होगा। 20वां ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स अपीयर इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, 20वें प्रश्न का उत्तर तलाशिए। ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, दैट इज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड अपीयर्स इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड। अनक्लेम्ड है जिस डिविडेंड को तुमने अभी तक तुम्हारा कोई क्लेम आया नहीं है, कोई आकर के बोला नहीं है भाई ये मेरा डिविडेंड है दे दो, अदर करेंट लायबिलिटीज। समझ गए? वो रखा हुआ है तुम्हारे पास ना, इसलिए अदर करेंट लायबिलिटीज। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स अपीयर इन अ कंपनी बैलेंस शीट अंडर द सब हेड अदर करेंट लायबिलिटीज। अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड है, उसका अरियर है प्रेफरेंस शेयर पे। भाई ये तो पहले से पता चल रहा है कि यार ये जो है ये हमारी लायबिलिटी हो जाती है ना, लेकिन लायबिलिटी हो जाती है तो कौन सी लायबिलिटी हो जाएगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जाएगी। अब यहां पर एक छोटा सा प्रश्न आ गया, 24वें में एक छोटा सा प्रश्न आ गया, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की चेष्टा करो पुत्रों। 1,12% डिवेंचर रिडीमेबल 15 मंथ्स, 12 महीने के बाद रिडीमेबल हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ऑल दी फॉलोइंग आइटम्स आर सोन अंडर द हेड करंट एसेट एक्सेप्ट। इनमें से सारे आते हैं, किसको छोड़ना है? 25वें प्रश्न का उत्तर देखिए, किसको छोड़ना है दोस्त? लाइव स्टॉक को छोड़ना है। लाइव स्टॉक मतलब मवेशी, बैल, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी नहीं, बकरी, ये सारे लाइव स्टॉक होते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर राइटिंग कमीशन। ओहो, पहले तो अंडर राइटिंग कमीशन याद है तुम लोगों को? वो कमीशन जो अंडर राइटर्स को पे करते हो, अंडर राइटिंग कमीशन होता है जो अंडर राइटर्स को पे करते हो। तो 26वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो कंपनी का तो अंडर राइटिंग कमीशन इज शोन अंडर विच हेड? किस हेड के अंदर अंडर राइटिंग कमीशन को शो करोगे? तो ये शो करोगे आप अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर। समझ गए? Which of the following item is shown under the head current liabilities while preparing balance sheet of a company? इसमें से कौन सा current liabilities में डालोगे जब बैलेंस शीट कंपनी की प्रिपेयर करोगे? तो none of the above। ठीक है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो भैया शेयर होल्डर फंड में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, डिवेंचर हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, नन ऑफ द अबव तो कोई भी नहीं आएगा। द फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज प्रिस्क्राइब्ड इन, यहां पर भाई साहब सेक्शन आ गया, सेक्शन याद रखना पड़ेगा। सेक्शन 129 शेड्यूल 3। देखो शेड्यूल 3 इन तीनों में ही है, लेकिन सेक्शन अलग अलग है। इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड क्या? सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विस, रेवेन्यू फ्रॉम इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, फाइनेंस कंपनी है तो। निगेटिव सरप्लस इज सोन इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर द हेड सब हेड। भाई अभी सिखाया था तुम लोगों को, अभी कुछ देर पहले गया, जो पिछली वाली वीडियो थी जिसमें मैं इसके क्वेश्चन करा रहा हूँ, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि कहाँ पर इसको शो करोगे? तो इसको शो करोगे तुम रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नेगेटिव बैलेंस ब्रैकेट में डाल देना, ऐसा बोला था मैंने। चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज मीन्स, इन्वेंट्रीज में चेंज होता है, इसका मतलब क्या होता है यार? बहुत ही आसान सा प्रश्न है यार। 31वां सवाल है,
और ये होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्रीज। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज शोन अंडर सब हेड। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग जो है वो बनती जा रही है, बन रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर कहां तलाशेंगे आप? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डालेंगे। ठीक है, सब हेड क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात? गुड। ऑल आर क्लासिफाइड, ये अगला प्रश्न है, ऑल आर क्लासिफाइड अंडर द सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्ट। इसमें से कोई एक को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में है, तो वो कोई एक क्या है? प्रोविडेंट फंड, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, डीआरआर रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। देखो तुम्हारा प्रोविडेंट फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं आता। प्रोविडेंट फंड एक्चुअली में लायबिलिटी होती है बच्चों। ठीक है, अ रिजर्व स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ईयर मार्क्ड इन्वेस्टमेंट शैल बी टर्म्ड एज, यानी कि कोई रिजर्व क्रिएट किया हुआ है किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, कोई रिजर्व क्रिएट किया गया हुआ किसी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है ना। तो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट तुमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। 34वें प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे और तुम कहोगे कि यार ये तरीके से फंड है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी तो लिखते हो कई बार, याद है ना, भी करा था तुम लोगों ने 12वीं का पेपर दिया। अगर जनरल रिजर्व कंपनी का 4 लाख हो, सरप्लस निगेटिव में हो 40,000, टोटल क्या होगा भाई? 4 लाख माइनस 40, 3,60,000 होगा कि नहीं होगा? 35वें प्रश्न का उत्तर हो गया तुम्हारा ए। चलो आगे बढ़ो। जेड लिमिटेड हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल, अब 18 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल है भाई, 18 महीने का दे दिया। ट्रेड रिसीवेबल एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड आफ्टर 15 मंथ्स, इट विल बी क्लासिफाइड अंडर। अब जिसका ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने का हो तो तुम क्या करोगे? 36वें का उत्तर क्या होगा? करंट एसेट्स, क्योंकि तुम्हारी ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है। या तो 18 महीने हो, मतलब जो भी ऑपरेटिंग साइकिल है वो, या 12 महीने, विच एवर इज मोर। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल और 12 महीने, विच एवर इज मोर। ओके, याद रखना है। The balance sheet provides information about the financial position of an enterprise over a period of time, during a period of time, at a point of time। तो मैं क्या कहूंगा? At a point of time, यही बोलूंगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट है तो at a point of time होता है। 37वां सवाल का उत्तर हो गया at a point of time। अंडर विच हेड ऑफ एक्सपेंस लॉसेज ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स शोन। अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही अच्छा है कि किस हेड में, एक्सपेंसेस के हेड में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर आप दिखाएंगे मित्रों। तो ये आप दिखाएंगे फाइनेंस कॉस्ट। ऑल आर द सब हेड्स ऑफ करंट लायबिलिटीज, इसमें करंट लायबिलिटीज के सब हेड्स हैं सारे, एक को छोड़कर। वो एक कौन है? वो एक कौन है? उस एक को पकड़ो, उस एक को तलाशो। वो एक है डेफर्ड टैक्स। समझ गए? क्योंकि ये सारे आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो, ट्रेड पेबल हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो, बट ये नहीं आएगा। डिविडेंड अर्न बाय अ फाइनेंस कंपनी, अगर कोई फाइनेंस कंपनी डिविडेंड अर्न करती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर डिविडेंड अर्न करती है, प्रश्न को पढ़िए, इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आई बात? तो भाई साहब इसके साथ ही 40 क्वेश्चन का पिटारा हम आपको दे रहे हैं। इसी 40 में से प्रश्न आएंगे, इस चैप्टर में से जो भी प्रश्न आएगा इसी 40 में से आएगा। दैट इज इट। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, बट इतने सालों का एक्सपीरियंस जो मेरा है उस आधार पर मैं बोल रहा हूं। वैसे सीयूईटी का उम्र ये दूसरी साल ही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सीयूईटी जैसे कितने सारे एग्जामिनेशन का ये कहता है कि भाई साहब इसमें से जितने 40 क्वेश्चन मैंने डाल दिए उसी में से आएंगे। आप ज़रूर इसको देखिएगा। कहीं कोई तकलीफ हो तो आराम से मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जरूर उत्तर दूंगा। तो ये कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।